हेलो डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने उप सहसंयोजक यौगिकों में बंधों का निर्माण किस प्रकार से होता है इस बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताए थे कि दो प्रकार के हम सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जिनमें से पहला सिद्धांत था दोस्तों संयोजकता बंध सिद्धांत यानी बीबीटी, जो हमने आखिरी क्लास में पढ़ लिया था। आज हम दूसरा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि सीएफटी। देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत में क्या होता है, सबसे पहले डी उपकोष की बात आती है कि जितने भी धातु आयन होंगे, केंद्रीय धातु परमाणु होंगे, उनके अंदर डी उपकोष मिलेंगे। अब डी उपकोष से दोस्तों इसमें कितने कक्षक पाए जाते हैं? इसमें 5 कक्षक पाए जाते हैं। डी के अंदर कितने कक्षक पाए जाते हैं? 5 कक्षक पाए जाते हैं। इन सभी कक्षकों की ऊर्जाएं दोस्तों कैसी होती है? समान होती है। पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? समभ्रंश कक्षक के नाम से जानते हैं। यानी पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है, इन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इन धातुओं से कोई भी लिगेंड जुड़ेगा, केंद्रीय धातु परमाणु है दोस्तों, इससे कोई भी ऋणावेशित लिगेंड जुड़ेगा, तो ऋणावेशित लिगेंड जुड़ने पर क्या होगा? केंद्रीय धातु से विद्युत आकर्षण बल से जुड़ा होगा। यानी कि जो धातु है वो लिगेंड से विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे क्या होगा? एक उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। यानी कि सबसे पहली बात हमने आपको बता दी, धातु परमाणु होगा दोस्तों, उसमें डी उपकोष होगा, उसके अंदर 5 कक्षक होंगे और पांचों कक्षकों की ऊर्जाएं समान होगी, जिन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहेंगे। ये समभ्रंश कक्षक ऋणावेशित लिगेंड से विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे उप सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। तो दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट सुनिए दोस्तों कि अगर मान लो अभी हमने बात करी थी दोस्तों ऋणावेशित लिगेंड की, लेकिन अगर उदासीन लिगेंड है तो उदासीन लिगेंड में क्या होगा दोस्तों? जो हमारा लिगेंड है ये द्विध्रुव के समान काम करेगा। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर दो ध्रुव बन जाएंगे, जो एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। और जो केंद्रीय धातु परमाणु है दोस्तों, वो हमेशा इसके ऋण आवेशित भाग से जुड़ेगा। यानी कि क्योंकि धातु कैसी होगी दोस्तों? वो प्लस होगी और प्लस हमेशा नेगेटिव से जुड़ेगी। तो अगर ऋणावेशित है तो डायरेक्ट उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, लेकिन अगर दोस्तों लिगेंड उदासीन है तो वो द्विध्रुव के समान कार्य करेगा और द्विध्रुव का माइनस वाला भाग केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, जब लिगेंड के संपर्क में कोई भी धातु परमाणु आएगा, दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, यहीं से ये नियम स्टार्ट होता है कि जब कोई भी धातु परमाणु के संपर्क में लिगेंड आता है तो क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण होगा तो जो हमारे डी उपकोष थे वो दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में बट जाएंगे। टोटल 5 कक्षक थे दोस्तों डी के अंदर, और वो पांचों के पांचों दो अलग अलग ऊर्जा स्तर बना लेंगे, जिसे हम विपाटन के नाम से जानते हैं। तो विपाटन का मतलब क्या है दोस्तों? जो डी कक्षक है केंद्रीय धातु परमाणु के, वो लिगेंड के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे डी उपकोषों के मध्य अलग अलग ऊर्जा के स्तर बन जाते हैं। इसे ही हम विपाटन के नाम से जानते हैं। अब सुनिए दोस्तों आगे, ये जो विपाटन है, क्योंकि दो ऊर्जा स्तर बने हमारे पास, तो उनमें से एक तो दोस्तों अधिकतम होगा जिसको हम उच्च ऊर्जा स्तर कहेंगे, और दोस्तों एक होगा निम्न ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा कम रहेगी। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा का अंतर होगा, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होगा दोस्तों, उसे हम विपाटन ऊर्जा अंतराल यानी कि डेल से सिंबल से प्रदर्शित करेंगे। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों विपाटन ऊर्जा अंतराल, यानी उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर के बीच का जो अंतर होगा, इसे हम विपाटन ऊर्जा अंतराल के नाम से जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो यहां हमारे पास में ऊर्जा स्तर होंगे, एक उच्च होगा एक निम्न होगा, इन्हें हम दोनों को अलग अलग नाम देंगे, एक T2G नाम देंगे और एक EG नाम देंगे। तो दोस्तों ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उच्च एक ही होगा, तो उच्च किसी में दोस्तों T2G होगा तो किसी में EG होगा। ये उसकी संरचना पर निर्भर करेगा, जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। विपाटन ऊर्जा अंतराल क्या है और ऊर्जा स्तरों को किस किस रूप से प्रदर्शित करेंगे, एक ऊर्जा स्तर को T2G से बताएंगे और दूसरे को EG ऊर्जा स्तर से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, हम यौगिक के हिसाब से बात करते हैं। अगर हमारे पास अष्टफलकीय संकुल यौगिक है
तो इसमें किस प्रकार से CFT सिद्धांत काम करेगा? देखिए दोस्तों, अष्टफलकीय संरचना में धातु के इलेक्ट्रॉन, जो केंद्रीय धातु परमाणु है दोस्तों, उसके इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड होंगे, इनके इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण के कारण जो हमारे समभ्रंश कक्षक है, यानी कि जो पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले हैं, वो क्या होंगे दोस्तों? उच्च ऊर्जा स्तर, जिसको हम Eg के नाम से जानेंगे। केवल अष्टफलकीय की बात कर रहे हैं दोस्तों। अष्टफलकीय में उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा होगा? वो होगा Eg। Eg की ऊर्जा ज्यादा होगी। तथा दूसरा होगा दोस्तों निम्न ऊर्जा स्तर, जो होगा T2G, यानी T2G की ऊर्जा कम होगी। तो दोस्तों अष्टफलकीय में Eg की ऊर्जा ज्यादा होगी, जबकि T2G की ऊर्जा कम होगी। इनमें विभाजित हो जाते हैं, और इसे हम आपको इस डायग्राम से प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है स्टार्टिंग में लिगेंड से अभिक्रिया करने से पहले की स्थिति, जिसे हम समभ्रंश कक्षक के नाम से जान रहे हैं। पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान है। और दोस्तों इन कक्षकों को किस किस नाम से जानेंगे? DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, और पांचवा है दोस्तों DZ2। पांचों के नाम दोस्तों इसी प्रकार से होंगे। तो उच्च ऊर्जा होगी दोस्तों Eg की, और जबकि निम्न ऊर्जा होगी दोस्तों T2G कक्षकों की। ठीक है दोस्तों, तो उच्च ऊर्जा स्तर में कौन से होंगे? जो दोनों आखिरी है, यानी स्क्वायर वाली टर्म्स, DX2Y2, और दूसरा है दोस्तों DZ2, ये आएंगे Eg के अंतर्गत। और जबकि जो निम्न ऊर्जा स्तर है T2G, इसमें दोस्तों DXY, DYZ और DZX, ये तीनों आएंगे। इसको बनाने का तरीका दोस्तों यही रहेगा, इसे आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए, ये हमारे ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतराल है। यहां से ये उच्च हो गया दोस्तों, ये निम्न हो गया। इनके बीच का अंतराल को हमने इस डेल नोट से प्रदर्शित कर दिया। यहाँ डेल GO है दोस्तों, ये O का मतलब ऑक्टागोनल यानी अष्टफलकीय। O मतलब ऑक्टागोनल, अष्टफलकीय के लिए हमने प्रदर्शित किया है। ठीक है दोस्तों, O प्रदर्शित किया है, या नोट बोल लो आप, जो आपकी इच्छा हो। अच्छा, अब यहां से क्या होगा? जो हमारे समभ्रंश कक्षक है दोस्तों, इनसे ऊपर की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अब आप इस प्रकार से देखिए यहाँ, तो दोस्तों ये जो ऊपर का ऊर्जा अंतराल रहेगा, इसका डिफरेंस कितना रहेगा? ये दोस्तों कुल ऊर्जा अंतराल का 3/5वां भाग, या 0.6 डेल नोट होगा। और नीचे वाला भाग होगा दोस्तों, वो होगा 2/5 डेल नोट, या 0.4 डेल नोट। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। यानी कि अगर कुल 5 भाग मान ले दोस्तों हम यहां से, तो ऊपर वाला जो अंतराल होगा दोस्तों वो 3 भाग होगा, और नीचे वाला अंतराल होगा दोस्तों वो 2 भाग होगा। इस प्रकार से आप इस चीज को समझ सकते हो। देखिए, आगे हमने इसको और प्रदर्शित किया आपको। देखिए दोस्तों, सारी चीजें आपको समझा दी है। Eg ऊर्जा स्तर होंगे, इसमें DX2 होगा, DX2Y2, और एक होगा DZ2 कक्षक होंगे दोस्तों। और इनकी पालियों में लिगेंड ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे दोस्तों। इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए इनकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, Eg की ऊर्जा ज्यादा होगी क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। जबकि दोस्तों जो T2G कक्षक है, इसमें DXY, DYZ और DXZ होंगे, और इनमें जो होगी दोस्तों D उपकोष्ठीय कक्षकों से कम होगी, यानी इनकी ऊर्जाएं समभ्रंश कक्षकों से कम होगी। देखिए दोस्तों, ये बात भी हम आपको बता चुके हैं। T2G ऊर्जा स्तर होगा ये 0.4 डेल नोट होगा। ठीक है, और Eg होगा दोस्तों ये 0.6 डेल नोट, या फिर कह सकते हैं हम 3/5 डेल नोट गुणा होता है। ठीक है, तो ये बातें थी कुछ अष्टफलकीय के लिए। अब हम बात करते हैं चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में CFT सिद्धांत। देखिए दोस्तों, चतुष्फलकीय में इसका थोड़ा सा उल्टा रहेगा, और वो क्या क्या रहेगा आप देखिए। देखिए यहां क्या होगा, इन यौगिकों में T2G कक्षक होंगे दोस्तों, इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षित होगा। इसका मतलब T2G की ऊर्जा ज्यादा होगी और Eg की ऊर्जा कम होगी। दोस्तों T2G ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा Eg से ज्यादा होगी, यानी उसका विपरीत होगा। यहां क्या होगा दोस्तों, ये जो T2G है इनकी ऊर्जा ऊपर आनी है, यानी ज्यादा होगी, DXY, DYZ और DZX। जबकि Eg जो DX2Y2 DZ2 थे, इनकी ऊर्जा कम होगी। और देखिए दोस्तों, वही रहेगा, 2/5 गुना ज्यादा रहेगी और 3/5 गुना कम रहेगी। यह हमने T से प्रदर्शित किया है दोस्तों। चतुष्फलकीय टेट्रागोनल के लिए हमने यहाँ टेट्रा से हमने प्रदर्शित किया है, इसलिए T यहाँ यूज करेंगे। वहां ऑक्टा था दोस्तों, इसलिए O यूज किया था। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसका जस्ट विपरीत है, तो इसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो अब चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों के हमने आपको बता दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। हमने बात करी थी लिगेंड की प्रबलता।
कुछ प्रबल लिगेंड क्षेत्र होते हैं जबकि कुछ दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड होते हैं। तो उनका जो निर्धारण है दोस्तों वो कैसे करते हैं हम, कि कौन सा प्रबल होता है कौन सा दुर्बल होता है, उसके लिए हमने आपको एक सीरीज बता दी थी। अब उसका निर्धारण क्या होता है दोस्तों, कि देखिए दुर्बल लिगेंड हो या प्रबल लिगेंड हो, इसका निर्धारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, एक तो ये दोस्तों, और दूसरा युग्मन ऊर्जा के आधार पर करते हैं। यानी कि दोनों ऊर्जाओं की हम तुलना करते हैं, एक क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की और दूसरी युग्मन ऊर्जा की। अब इस केस में क्या हो सकता है दोस्तों, कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्यादा हो सकती है युग्मन ऊर्जा से, या फिर युग्मन ऊर्जा ज्यादा हो सकती है। दोनों केस बनते हैं हमारे पास। हो सकता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्यादा हो, ये पहला केस है। हो सकता है युग्मन ऊर्जा ज्यादा हो, ये केस नंबर सेकंड है। दोस्तों जब हमारे पास में पहला केस होगा, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होगी, तो दोस्तों उस केस में हमेशा लिगेंड प्रबल क्षेत्र का होगा। और प्रबल क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मन करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। ठीक है दोस्तों। और जब युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से ज्यादा होगा, तो दोस्तों उस केस में लिगेंड दुर्बल क्षेत्र का होगा और इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों केस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सीएफटी सिद्धांत में चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, और वो क्या है दोस्तों, म्यू बराबर अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस 2। और यहाँ एन क्या है दोस्तों, यहाँ एन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, चुंबकीय प्रवृत्ति किस पर निर्भर करी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो देखिए संकुल यौगिकों में चुंबकीय प्रवृत्ति की व्याख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसे हम चुंबकीय आघूर्ण के रूप में ज्ञात करते हैं। और ये म्यू क्या है दोस्तों, हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण है, और ये क्या हो गया फॉर्मूला अंडर रूट एन एन प्लस 2। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, बीएम यानी बोर मैग्नेटॉन होता है। इस यूनिट को भी आप याद रखेंगे। देखिए अब हम छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं कि जैसे इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इस संकुल यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस संकुल यौगिक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों हमने पिछले सिद्धांत में इसको किया था, और वहां हमने आपको संरचना बनाकर बताई थी, इस प्रकार से डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रख करके बताए थे कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या थे, यहाँ जो डी कक्षक था दोस्तों उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसमें थे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोबाल्ट वाले में, तो कोबाल्ट की आप संरचना देख लीजिएगा, पिछले एग्जाम्पलों में हमने किया है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने कुछ इस प्रकार से भरे थे, 3 4 5, और छठा इलेक्ट्रॉन दोस्तों वापस शुरू वाले में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो फ्लोरीन है दोस्तों, ये फ्लोरीन कैसा होगा, दुर्बल का होगा। ठीक है, दुर्बल का होगा मतलब इनका युग्मन नहीं होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में अलग अलग बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, n बराबर 4 होगी। तो n बराबर 4 होगी, इसे हम फॉर्मूले में रख देंगे, 4 4 प्लस 2 24 हो गया दोस्तों, जिसे हमने 2 अंडर रूट 6 के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस चुंबकीय आघूर्ण की भी गणना कर ली। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको सीएफटी सिद्धांत और बीबीटी सिद्धांत दोनों हमने समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों इस यूनिट का आखिरी क्लास होगी, जिसमें हम संपूर्ण टॉपिक को कवर कर लेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताया करो, और प्लीज दोस्तों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। थैंक यू दोस्तों।